सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे एंग्री यंग मैन ये बनाने का आइडिया किसके मन का था, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? ये शुरुआत मुझसे हुई क्योंकि मैंने इनकी सारी फिल्में देखी हैं। मैं एक राइटर हूँ और मैं हमेशा सोचती हूँ कि इन्होंने ये फिल्म एक ड्राफ्ट में कैसे की, ये फिल्म दो ड्राफ्ट में कैसे की। मैं सलीम अंकल से ज़्यादा मिलती थी, फरहान से ज़्यादा मैं सलीम अंकल से मिलती थी क्योंकि मैं वॉक पर जाती हूँ बैंड स्टैंड पर और वो वॉक पर जाते हैं बैंड स्टैंड पर। तो सुबह में हम अक्सर मिलते थे और बैठते थे और बात करते थे और वो मुझे कहानियाँ बोलते थे, मुझे स्क्रिप्ट के डिस्कस करते कि कोई नई फिल्म आई है, मेरे फिल्म देख के मेरे साथ डिस्कस करते। तो मुझे लगा कि इनको टेप पर डालना चाहिए और इनके बारे में बुक लिखा है, इंटरव्यूज़ या आर्टिकल्स लिखी हैं, लेकिन किसी ने इनको आर्काइव नहीं किया है और ये जनरेशन जानती नहीं है। ये जनरेशन ने कभी स्टार राइटर्स नहीं देखा है और वो एस्पिरेशन जो मुझ में है वो मुझे ट्रांसमिट करना था टू अनदर जनरेशन। तो ऐसे जो वॉक करते करते बातें करते करते आप खुद भी राइटर हैं, आप बहुत सफल डायरेक्टर हैं, फिर नम्रता जी को कहाँ से ढूंढा आपने? नम्रता एक बहुत ही बड़ी सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छी एडिटर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एडिटर हैं और मैंने इनके साथ 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लव स्टोरीज, गोस्ट स्टोरीज और मेड इन हेवन। और एडिटिंग भी एक किस्म का राइटिंग प्रोसेस है। आप स्क्रिप्ट लेते हो, आप शूटिंग करते हो, शूटिंग के बाद कोई चीज़ें अच्छी नहीं है, कोई चीज़ें अच्छी हैं, वो वापस स्टोरी क्राफ्ट करना, कुछ बोरिंग हो गया है, कुछ लंबा हो गया है, कुछ मीटी इनफ नहीं है, तो कैसे फिक्स करें। तो एडिटिंग इन इटसेल्फ इज़ अ रीराइटिंग प्रोसेस। तो अगर एक अच्छा एडिटर है तो उनका नैरेटिव सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो मुझे नम्रता में दिखा और फिर ये 70s के सिनेमा जानती थी, सारे फिल्में देखी हैं इसने। उससे बॉलीवुड से हिंदी फिल्मों से बहुत लव है। शी ऑल्सो शी हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मुझे लगा दैट शी विल बी गुड विथ Salim uncle and my father because they're very funny and it was important to have a female gaze. मुझे एक लड़की चाहिए थी जो ये डॉक्यूमेंट्री बनाए क्योंकि they're very male, उनका काम भी बहुत मेल सेंट्रिक था। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि एक फीमेल उन्हें देखे। नम्रता जी आप बताइए, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको सच में ये पता चला कि मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली? मैंने सबसे पहले तो कार्टव्हील करी क्योंकि मुझे मतलब इंस्टिंक्टिवली बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगा। ये दोनों मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इनकी फिल्में बहुत पसंद है, मैंने कितनी बार देखी हैं जब मुझे पता भी नहीं था कि इन्होंने लिखी हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये करने को मिल रहा है और कितना कुछ सीखने को मिलेगा और कितना मज़ा आएगा मतलब। और इस पूरे प्रोजेक्ट को करते वक्त आपको सबसे ज़्यादा क्या कोई यादगार किस्सा ऐसा, सलीम साहब का, जावेद साहब का, किसका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़्यादा है? दोनों में कंपेयर करना मुश्किल है मगर फिर भी उन दोनों का अलग टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर है बहुत, मतलब ऑरेंज और एप्पल टाइप है। मतलब पर जावेद साहब बहुत हंसे हैं हम। कटाक्ष वाला रहता है और सलीम साहब वाकई मतलब बोलते कि और बाद और सलमान में अच्छा कौन खाता, बोला क्रिकेट हो, हमने सुना तो सलीम साहब का मुझे लगता है शायद अलग सेंस ऑफ ह्यूमर। हाँ मतलब दोनों ही बहुत फनी है और मुझे मतलब साइलेंस बोलना पड़ता था क्योंकि सब लोग हंस पड़ते थे उन दोनों की बातों पे बहुत। तो मतलब आप देखेंगे कितने वो हर चीज़ को मजाक बना देते हैं। और इतना लंबा गैप हुआ, 42 साल बाद वो लोग दोबारा आए, आपको क्रेडिट जाता है सब चीज़ों को एक साथ लाने का। अभी भी उनके रिश्ते में वो मिठास दिखती है, वो कड़वाहट नहीं है, वो खटास नहीं है। आपको कैसा महसूस हुआ इस बात को काम करने के बाद? एक्चुअली उन्होंने कॉन्शियसली कड़वाहट नहीं रखी। उनको ये था कि एक तो मतलब हमने इतना अच्छा काम साथ में किया है तो हम उसके सब मिट्टी नहीं पलीतना चाहते उस पर, मतलब एक दूसरे से लड़के या ऐसा कुछ करके। तो वो बड़े कॉन्शियस थे इस बात को लेके। इनफैक्ट हमें सलमान ने बताया कि ये स्प्लिट होने के बाद भी सलीम साहब ने बोला कि
पता भी नहीं चलना चाहिए हमारे एटीट्यूड से Correct. कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, हम दोनों साथ में काम नहीं कर रहे हैं, पर हमारे परिवार वैसे ही मिलते रहेंगे, वैसे ही दोस्ती रहेगी, मतलब जो नेचुरल है वो वैसे ही रहेगा। तो वो बड़े कॉन्शियस थे, उन्होंने सब कुछ बड़ा मतलब उस तरह से अच्छे से किया। अभी तक जो है जब हम सुनते थे ना एंग्री यंग मैन, तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का चेहरा था। उनके पिता का नाम सब जानते हैं, हरिवंश राय बन। बस इस किरदार के जो जन्मदाता हैं वो सलीम जावेद था। आपने ये बना के शायद ये साबित किया कि ये किरदार का रिश्ता सलीम जावेद से भी है, क्योंकि वो ओवर पावर हो जाता है स्टार वैल्यू। उस वक्त आर्टिस्ट की वैल्यू ज़्यादा थी, राइटर को कोई नहीं मानता था, और इस जोड़ी ने राइटर्स को भी तवज्जो दिलवाई अपनी फीस को लेके। ये लोग राइटिंग ऐसे नहीं करते थे, ये एक्टर को लेके करते थे। उस दौर में देखा जाता, डायरेक्टर बोलता था नहीं ये एक्टर, तो बोलते नहीं हमने इनके लिए लिखी नहीं है, ये कहानी इनके लिए लिखी है। तो इस एटीट्यूड को आप पर्सनली, आप उनकी पुत्री हैं, आप कैसे देखते हैं? वो पॉजिटिव वे में देखते हैं या एक घमंड? उन लोगों ने अपने इंटरव्यू में कई बार बोला है कि हम इस बात में घमंडी हो गए थे कि हाँ इस फिल्म के बाद हमारा रेट ये होगा। हाँ, मुझे लगता है कि एक फाइन लाइन है, पॉजिटिव भी है, क्योंकि वो बहुत श्योर थे, वो बहुत कन्विंस थे अपने काम के लिए। और आई मीन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने एंग्री यंग मैन क्रिएट किया है। आपको अगर मिस्टर बच्चन जैसा एक्टर मिले तो वो भी वो कैरेक्टर को लेके, आप जो भी लिखें, अगर एक्टर वो नहीं है तो आपका कैरेक्टर वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन जो था, जो एक्सप्लोर हो गया था। आई मीन आज तक वो क्लिप्स, वो आप अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थे तो मिस्टर बच्चन के जब क्लिप्स आए तो पूरा रूम स्टार्टेड स्क्रीमिंग, बिकॉज वो आपको वो भी पहले कभी देखा नहीं और अभी देखा नहीं है। फिजिकली भी शायद बच्चन साहब आएंगे वहाँ पे, ऐसा सरप्राइज भी आप देने वाले। So I think it was that combination that exploded, and yes, there's a certain confidence, and that can sometimes become arrogant because you're not always right. So you know, it's a fine line. मतलब जो एंग्री यंग मैन था वो समाज का गुस्सा ही था ना, समाज में वो हमेशा जिंदा रहता है। आज इस दौर में आप ऐसा किसी में ये गुण पाते हैं राइटर में या कोई ऐसे एक्टर में जो आज के दौर की फिल्म में उसको आप कंपेयर कर पाएं? मुझे लगता है कि कुछ साउथ की फिल्में कर रही हैं। ओके। मुझे लगता है कि अब कुछ साउथ की फिल्में कर रही हैं जहाँ वो सोशो पॉलिटिकल सीन जो है वो हीरो से निकल रहा है और एंगर से निकल रहा है और मैस्कुलिनिटी से निकल रहा है, थोड़े साउथ के फिल्म्स में है। और जो बदले दौर में हर फिल्म के ऊपर किसी न किसी बात पे जो एतराज़ लगा के फिल्म को रोक देना, बैन कर देना, या हिंदू मुस्लिम में डाल देना, या किसी भी चीज़ पे डाल देना, उससे आपको क्या लगता है जो फिल्म मेकर है उसकी आज़ादी पे कितना फ़र्क पड़ता है? अपनी बात कहने के तरीके में कितना फ़र्क आया? आई मीन ऑफ कोर्स पड़ता है, लेकिन जब से मैं फिल्में बना रही हूँ तो सेंसरशिप तो ऑलवेज थी, एक रेटिंग सिस्टम ऑलवेज था जब से मैं फिल्में बना रही हूँ, तो अवेयरनेस है। और अगर फिल्म मेकर का इंटेंट सही है और अगर फिल्म मेकर मतलब शॉक वैल्यू के लिए नहीं या एक्स्ट्रा अटेंशन के लिए नहीं या किसी को अपसेट करने के लिए नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि चल रहा है। मैं बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे लगता है फ्रीडम होना चाहिए। बात आपकी सही है कि मैं सेंसरशिप से किसी भी फिल्म मेकर को कभी एतराज नहीं रहा है। ये जो सेल्फ सेंसरशिप आ गई है कि एक संगठन आके खड़ा हो जाता है सेंसर मिलने के बाद भी, उस पर मैं आपका रिएक्शन है, फिल्म मेकर कितनी चीज वो हर्ट करती है? नहीं, मुझे लगता है अगर आपने एक बॉडी इलेक्ट की है और वो बॉडी अगर वो रेटिंग का सिस्टम या सेंसरशिप का सिस्टम वो पास करे तो उसके बाद मैटर एंड होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि हमने इलेक्ट किया है और उन्होंने जो कट्स दिए हैं हमने किए हैं, उसके बाद अगर पास करे तो फिर उनको बोलना चाहिए कुछ। हाँ, मतलब तकलीफ ये होती है कि जो संगठन खड़ा होता है वो फिल्म देखी भी नहीं होती उन लोगों ने और वो लोग विरोध कर रहे होते हैं। शायद ये मीडिया पब्लिसिटी भी उनको अच्छी खासी मिलती है। कई फिल्मों ने इस चीज़ को झेला है। चलिए, आप अच्छी अच्छी फिल्में बनाइए और ऐसे आपने मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो आई कांट कंप्लेन। नहीं, आपने एंग्री यंग मैन को दोबारा हम लोगों के लिए जिंदा किया। जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी पता चले, शायद वो इस शौक में दोबारा देखें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। हाँ, और नए लोग देखें जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी हैं वो देखें, जो यंगर जनरेशन है अभी की।